हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे अबाउट द प्रमोटर। प्रमोटर की हम लोग बात करें तो कल थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। इसको एक वर्ड में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट। सीधे सीधे आप क्या कहते हैं, कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट को हम लोग एक वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो कैटलिस्ट हुए। अब जो कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करे उसे आप क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। और कल हमने प्रखर का एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था, प्रखर क्या कर रहे थे और कौन आया और किसकी वजह से जो है प्रखर की एक्टिविटी में परिवर्तन हुआ, ये कल हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट का मतलब सीधे सीधे हुआ सब्सटेंस which increases the activity of कैटलिस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसी को आप क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। ठीक, कल एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, हैबर प्रोसेस है, N2 गैस 3H2 गैस। अगर इसी को हम लोग दिखाएं, यहां पे आयरन सॉलिड कैटलिस्ट होता है और इसी में अगर हम लोग दिखाएं तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अगर इसकी एक्टिविटी को बढ़ाना हो तो इसी में आप मॉलिब्डेनम या एल्यूमिना Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला दें, तो ये क्या काम करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये प्रमोटर की तरह काम करता है, ये प्रमोटर की तरह काम करता है। इसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, प्रमोटर वर्क कैसे करेगा, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो प्रमोटर के लिए हमने बताया ना, ये भी तो एक प्रकार से कैटलिस्ट ही है, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बस एनी कॉन्सेप्ट कांट क्लियरली एक्सप्लेन, कोई भी कॉन्सेप्ट इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन ये देखिए, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट को लेकर के उसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, पहला तो हम लोग जब प्रमोटर इंट्रोड्यूस करते हैं कैटलिस्ट में तो क्या होता है, तो पहला चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग। अगर लैटिस स्पेसिंग की हम लोग बात करें, लैटिस के बीच में जो स्पेस होते, जो कैटलिस्ट के बीच में जो स्पेस होते हैं, उनमें ये चेंज कर देता है। कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं आपको। हमने माना कोई कैटलिस्ट, कोई भी ये कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट का देखिए इस तरह से एक कैटलिस्ट, ये आपका कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट हमने मान लिया कोई भी, चाहे जो भी कैटलिस्ट ले लीजिए, निकिल ले लिया, निकिल एटम है, ये निकिल एटम है। ये सब निकिल है भाई। तो ये तो मालूम ही है कि जब मेटल के लैटिस को देखते हैं तो दो मेटल आइटम के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये है। ठीक, और आप जानते हैं ये फ्री वैलेंसी हो गई, ये कैटलिस्ट के सरफेस की फ्री वैलेंसी हो गई, जहां पर क्या करेगा, कोई भी रिएक्टेंट एडजॉर्ब होगा। और देखिए, दो मेटल एटम के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिटिक डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा,
कैटालिटिक डिस्टेंस, ये कैटालिटिक डिस्टेंस है। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर आएगा, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब होगा। हमने क्या कहा, जो कैटलिस्ट आता है सरफेस पे आता है। मान लीजिए हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रहा, तो हाइड्रोजन आएगा तो इस फ्री वैलेंसीज जुड़ेगा H और H ना, और इनके बीच का बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे दिखाई देगा। ये इससे जुड़ेंगे, धीरे धीरे एडजॉर्ब होंगे इसकी सरफेस पर, ये होगा। अब पर देखिए, ये तो कैटलिस्ट का हो गया, धीरे धीरे सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो फिर उसके बाद सिचुएशन यहां एराइज होगी भाई। अब आप देखिए, जैसे ही हम लोगों ने प्रमोटर को इंट्रोड्यूस किया, ध्यान दीजिएगा, प्रमोटर को इंट्रोड्यूस किया, तो प्रमोटर को इंट्रोड्यूस करने पर हमने मान लिया यहां मॉलिब्डेनम प्रमोटर यूज कर रहे हैं, मॉलिब्डेनम प्रमोटर यूज कर रहे हैं, तो ये आएगा, इसी के बीच में आएगा ना, इसी के बीच में आएगा, प्रमोटर एडजस्ट होगा, ये देखिए इसके बीच में एडजस्ट होगा। तो अब आप देखिए, ये इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से तो होगा क्या। अब आप देखिएगा, ये निकिल है, ये निकिल है, ये निकिल है, ये निकिल है। अब गौर से देखिए, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग, किसकी लैटिस स्पेसिंग को चेंज कर रहा है, कैटलिस्ट के। इनके बीच का जो स्पेस था, कैटालिटिक डिस्टेंस था, अब ये क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे जो हाइड्रोजन था, यहां पे जो हाइड्रोजन था, अब गौर से देखिए, जब इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच की भी दूरी बढ़ेगी, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है, यानी जो रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड बना हुआ है, वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कैटलिस्ट के सरफेस, कैटलिस्ट में जब आपने प्रमोटर को इंट्रोड्यूस किया, कैटलिस्ट में जब आपने प्रमोटर को इंट्रोड्यूस किया, तो प्रमोटर को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है इन एटम्स के बीच में, यानी जो कैटालिटिक डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, और कैटालिटिक डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उस कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, उनके बीच की भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी, और उनके बीच का बॉन्ड जो होगा वो कमजोर होगा और वो जल्दी टूटेगा। यानी यहां पर बॉन्ड बना, यहां पे बॉन्ड कैटलिस्ट के साथ बना, अब धीरे धीरे बॉन्ड टूटता, ठीक, धीरे धीरे बॉन्ड टूटता कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन जैसे ही आपने प्रमोटर को इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रमोटर के इंट्रोड्यूस करने पर जो रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड था वो जल्दी टूटेगा, और जब जल्दी टूटेगा तो वही रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा, वही रिएक्शन काफी क्विक रिस्पॉन्स देगा। तो हम लिख दे रहे हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन, यहां नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है भाई, डिस्टेंस बिटवीन कैटालिटिक पार्टिकल इंक्रीजेस, कैटालिटिक पार्टिकल इंक्रीजेस, कैटालिटिक पार्टिकल इंक्रीजेस। ओके भैया, और यहां पे क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक, डिस्टेंस इनके बीच का इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, बॉन्ड वीकेंड, ठीक, बॉन्ड मच वीकेंड, ठीक, बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इजिली क्लीव करेगा, ठीक है भाई, एंड क्लीव्ड रीडली, एंड क्लीव्ड रीडली,
ठीक है भाई। और जब आसानी से क्लिप करेगा तो रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब होगा। बात समझ में आया भाई? फिर समझ लीजिए एक लाइन बहुत क्विक। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के बीच में जो कैटलिस्ट के आइटम्स है यानी मेटल के आइटम है उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कैटालिटिक डिस्टेंस यहां कह रहे हैं। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की फ्री वैलेंसी जो ये सब है, ये सब क्या है, ये सब आपकी फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी, ठीक है, ये सब आपकी फ्री वैलेंसी है। तो फ्री वैलेंसी पर जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए और जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए तो ये आपका एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। फिर अब काम हो रहा है व्हेन प्रमोटर एडेड, यहां लिख दीजिए व्हेन प्रमोटर एडेड, यहां पे व्हेन मॉलिब्डेनम यानी ये क्या है, प्रमोटर इज एडेड। प्रमोटर ऐड करेंगे तो प्रमोटर जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है, ये जो आपका वायर दिखाई दे रहा है, कैविटी दिखाई दे रही है, इसी में आकर के प्रमोटर जो है वो एकोमोडेट करेंगे, ऐसे आकर एडजस्ट हो गए। उनके एडजस्ट होने से लैटिस डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। लैटिस डिफेक्ट मतलब जो उनकी पर्टिकुलर आइडियल डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस में क्या हो रहा है, स्पेस में चेंज हो रहा है। और चेंज होने की वजह से एटम दूर दूर हो जाएंगे, और एटम दूर दूर हो जाएंगे तो जो एटम्स पे कैटालिटिक एटम्स पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे वो भी दूर होंगे, और दूर होने के बीच वजह से इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, आसानी से टूटेगा, और इस वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट। इंक्रीजेस, दूसरा पॉइंट, इंक्रीजेस पीक्स एंड क्रैक्स, increases peaks and cracks। पीक और क्रैक्स जो है वो इंक्रीज करते हैं। कैसे, हम आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करिए ये निकेल एटम लिया है, निकेल 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 निकेल, ठीक। अब ये देखिए फ्री वैलेंसी, आपने कहा ये जो आपका देखिए बीच में, ये जो बीच में चल रहा है ये क्या है, ये क्रैक्स है, बीच में क्रैक्स, ये बीच में आपका क्रैक्स है, ध्यान रखिएगा। और क्रैक्स होने की वजह से आप खुद देखिए इसकी जो फ्री वैलेंसी है, ध्यान दीजिएगा, अब ये फ्री वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, फ्री वैलेंसी आपकी यहाँ पे ज्यादा हो जा रही है। तो ये और बीच में एक आका और दिखा देते हैं, पीक भी दिया है ना, पीक निकेल, तो ये आपकी क्या है, ये पीक, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग पीक कह रहे हैं, ठीक, ये चीज है। तो इंक्रीजेस पीक्स एंड क्रैक्स, इंक्रीजेस पीक्स एंड क्रैक्स, अगर हम लोग जो है कैटलिस्ट या प्रमोटर की वजह से अगर क्रैक या जो पीक्स हैं वह इंक्रीज कर दे तो नंबर देखिए, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी जो है आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, और ज्यादा दिखाई दे रही है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आकर के ज्यादा एडजॉर्ब। बात समझिए, जितने ज्यादा क्रैक्स, जितने ज्यादा पीक, उतने ही ज्यादा जो है रफ सरफेस हो गया, और जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, और जितना ज्यादा वो एडजॉर्ब होंगे उतनी ही ज्यादा रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और उतनी ही ज्यादा
प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी भी होगी। यानी सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ in the presence of promoter, in the presence of, भाई आपने प्रमोटर मिलाया तो क्रैक हुआ ना, दूरी बढ़ी तो क्रैक्स बढ़ गए, और बीच बीच में कहीं एडजस्ट हो गया तो पीक्स भी बढ़ गए, कॉर्नर दिखाई ही देते आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ promoters the number of cracks and peaks, the number of cracks and peaks of the catalytic surface increases. Number of cracks and peaks of catalytic surface increases. ठीक है भाई, जो कैटालिटिक सरफेस पे इंक्रीज कर रहा है। एंड the concentration of a reactant molecule on the surface of catalyst increases, ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक, और जब कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ये हुआ आपका। आप ऐसे समझिए थोड़ा और दूसरी तरह से, जैसे प्लेन सरफेस और रफ सरफेस, अब ये उबड़ खाबड़ हो गया, कहीं पीक दिखाई दे रहा है, कहीं स्मूथ दिखाई दे रहा है, कहीं क्रैक गड्ढा हो गया, यही तो हुआ भाई। कहीं काफी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, कहीं गड्ढा हो गया, फिर ये उबड़ खाबड़ सरफेस हो गया। तो उबड़ खाबड़ सरफेस को हम लोग रफ सरफेस कहते हैं। जो रफ सरफेस है, द नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ज्यादा हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। ठीक, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा वो इंक्रीज करेंगे। यानी कह सकते हैं क्या क्या बढ़ेगा, दैट इज पीक्स बढ़ेंगे, कार्नर्स बढ़ेंगे, और क्या है, पीक्स, कार्नर्स और साथ ही साथ क्रैक्स बढ़ेंगे। ये इंक्रीजेस, क्रैक्स इंक्रीजेस। ठीक, और इनके बढ़ने से हमने क्या कहा, वैलेंसी आल्सो इंक्रीजेस, वैलेंसी आल्सो इंक्रीजेस, वैलेंसी इंक्रीज करेगी। ठीक, इनके बढ़ने से वैलेंसी जो है आपकी वह इंक्रीज करेगी। आप बात समझ में आया भाई। और इसी वजह से यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। हेंस थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं। हेंस नंबर ऑफ reactant molecule adsorb on the surface of catalyst increases। ठीक है भाई, और जब ये इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेंगे। यही चीज है। ये दो कारणों से हम लोग कैटलिस्ट प्रमोटर की एक्टिविटी को क्या करता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है। कुछ सब्सटेंस आप ऐड कर दीजिए जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है उसे रिड्यूस करते हैं। कैटलिस्ट की एक्टिविटी रिड्यूस करने, जो काम कर रहा है बढ़ाने का, वो काम घट जाए, कम हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिटिक पॉइजन्स कहते हैं। और ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट भी है। आपको लग रहा होगा अरे भाई कैटलिस्ट जैसे रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, काहे घटा दिया फालतू में। लेकिन आपको इसका इतना इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कि आपको जहां तक जरूरत, जैसे हमें चाहिए रिएक्शन यहीं पर रुक जाए, तो ये काम करता है। नहीं तो अगर आप किसी भी रिएक्शन को रोक नहीं सकते हैं,
बिना कैटालिटिक पॉइजन्स ऐड किए हुए रिएक्शन को कंप्लीट होने से आप रोक ही नहीं सकते, लेकिन आप रिएक्शन को अगर इंटरमीडिएट स्टेज में रोकना चाहते हैं तो वहां पे कैटालिटिक पॉइजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम लोग अभी पढ़ा जाएगा आगे। अभी पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो हमने क्या कहा, इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ करता है रिड्यूस करता है, रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटी, रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटी, ये कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, ठीक। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड व्हाट, कैटालिटिक पॉइजन्स, कैटालिटिक पॉइजन्स। कैटालिटिक पॉइजन्स बहुत से होते हैं, सल्फर है, पैलेडियम है, बेरियम सल्फेट है, एस्टेनलाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, HCN है, तमाम होते हैं कैटालिटिक पॉइजन्स। तो हम लोग नॉर्मली इसको यहीं पे ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 2SO2 है, ये गैस है, O2 गैस, और यहां पे जो कैटलिस्ट होता है वो प्लैटिनम है, और ये रिएक्शन हो रहा है। ये है ये रिएक्शन हो रहा है, तो यहां पे अभी कोई रिएक्शन नहीं है। आप जानते हैं अगर कोई रिएक्शन फास्ट होता है तो रेट का वहां कोई मतलब नहीं होता, वहां रेट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है स्लो जो होता है वही रेट मेजर करता है, ये तो मालूम है ना। तो फास्ट रिएक्शन का हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन हुआ जूम से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट से, हुआ ना। जैसे आप देखते हैं एक्सप्लोजन रिएक्शन में आप क्या सोच रहे हैं तब तक एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी मीनिंग। लेकिन जैसे एक्सप्लोजन की बात हमने कही ना, विस्फोट हुआ, अचानक हो गया, सब कुछ पता ही नहीं चला, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पे जो है आर्सेनिक का ऑक्साइड यूज करते हैं, ये कैटालिटिक पॉइजन्स है। ये रिएक्शन को कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिटिक पॉइजन्स। ऑटो कैटालिसिस के बारे में, ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। जैसे आप कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रही है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से ही कोई एक प्रोडक्ट वो कैटलिस्ट का काम करने लगे तो उसे हम लोग ऑटो कैटालिसिस कहते हैं, या ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं, और फेनोमेनन को हम लोग ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या कहा, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट, one of the product act as one of the product form act as catalyst, जब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्ट करे कैटलिस्ट की तरह, तो ऐसे उसे क्या कहेंगे, कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। और प्रोसेस को हम लोग, फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे ऑटो कैटालिसिस। फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो कैटालिसिस। बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर आपको याद हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़ते हैं, बहुत कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ
ईस्टर। अगर हम लोग इसी को देखें यहां पे, तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया है इसको, अगर ध्यान दीजिए, कई बार पढ़ चुके हैं। एथिल एसीटेट ले लेते हैं हम लोग, C2H5OH और यहाँ पे जो है वाटर यूज करते हैं आप हाइड्रोलिसिस के लिए, और यहाँ पे H+ चाहिए आपको, H+ चाहिए। H+ देखिए, अब चूंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये तो एसिड बन भी रहा है ना, और अल्कोहल बन रहा है। जो एसिड यहाँ बन रहा है, हमें एसिड चाहिए, तो जब एसिड हमारे पास बन रहा है, हम बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही जो आपका एसिड है, एसिटिक एसिड, ये क्या करता है, एक्ट एज कैटलिस्ट, एक्ट एज कैटलिस्ट। और इसी कैटलिस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑटो कैटालिस्ट। और इस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस। ये कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, ठीक है। एसिडिक KMnO4 की द्वारा जो है हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन करेंगे। और इसमें जानते क्या है, होता है कैटलाइज्ड बाय Mn2+ आयन। अभी रिएक्शन में ये बनेगा MnSO4 फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा। अभी ये चीज हम लोग दिखाएंगे आपको कि इसमें ये चीजें हो रही। तो पहले तो आप देखिए, ये आपका KMnO4, ये डी ब्लॉक में आपको पढ़ना भी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। K2Cr2O7 और KMnO4 सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब ये एसिडिक मीडियम लिया गया, तो अगर हम लोग इसको दिखाएं पहले नेट रिएक्शन, जब भी KMnO4 या K2Cr2O7 H2SO4 से रिएक्शन करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से, ये देखिए K है तो K सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, K2SO4 फिक्स है बनाना। Mn है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, MnSO4 फिक्स है बनाना, ठीक है भाई। और H2SO4 हो गया। अब बाकी H2 नहीं दिखाई दे रहा, तो H2O बनना फिक्स है, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनना फिक्स है। क्यों? क्योंकि तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन जरूर बनाता है। अभी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने में आप क्या करें, K2, तो K2K कर दिया, K2 बन रहा है ना, 2K कर दिया। Mn 2 हो रहा तो 2MnSO4 कर दिया, हो गया ना। Mn भी बैलेंस हो गया, K भी बैलेंस हो गया। सल्फेट देखिए K2 बन रहा, 2 और 1 3, 3H2SO4 कर दिया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, इसको 3H2O कर दिया, वो भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देख लीजिए, अब 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8 और 12 20। इधर देख लेते हैं, 4 8 3, इन्हें 15 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कर दिया 5। ये हो गया रिएक्शन, ये इसका बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब आपने कहा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला अगर आपको मालूम हो तो ठीक है, H2C2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड है, और इसे हम लोग नॉर्मली ऐसे भी दिखाते हैं, COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड ले लें, ध्यान दीजिएगा, COOH और COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। अगर हम इसकी जो है डिकम्पोजिशन करना है, यानी इसका ऑक्सीडाइज करना है, तो नेसेंट ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और जब नेसेंट ऑक्सीजन आपने ले लिया तो यहां बन जाएगा CO2 और यहां बन जाएगा H2O, फिक्स है। अब बैलेंस करना है आपको, बैलेंस कैसे करें, 2 कार्बन है तो 2CO2 कर दीजिए, और हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, ऑक्सीजन की तरह दिखाई दे रहा है,
2 2 4 1 5 और यहाँ पे 2 दूना 4 1 5, तो इसको हम कितना कर दें, अब 5 बैलेंस हो गया। अब आपका रिएक्शन बैलेंस है, देखिए ध्यान से। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो हमें मालूम है नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से मल्टीप्लाई करिए और ये रिएक्शन ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, नेट रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो नेट रिएक्शन हम थोड़ा ऊपर दिखाते हैं आपको, क्योंकि कभी कभी बाद में पता चलता है कि वो कट गया है तो दिक्कत होती है। तो इसलिए अब इसका नेट रिएक्शन देखिए, ये आपका आया ही 2KMnO4, ठीक, ये आपका है ही है, प्लस 3H2SO4, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 आ जाएगा, 5 COOH 5 हो गया, यानी ये भी हो गया, इतना चीज हो गई। अब इधर आइए, K2SO4 बन रहा है, K2SO4 और यहाँ 2MnSO4 और यहाँ देखिए वाटर जो है जुड़ जाएगा, 3 है और 5 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, 5 और 3 8 हो जाएगा, प्लस 8H2O। और कोई चीज छूटा है, ये CO2 छूटा हुआ है, CO2 कितना हो जाएगा, 5 2 10 CO2। अब हमारे ख्याल से सारी चीजें होंगी। आपका ऑक्सैलिक एसिड जो है, अगर गौर से देखिए, ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन किसमें हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे टाइम के साथ एक टाइम लिया और परसेंटेज ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो शुरुआत में जो है रिएक्शन बहुत धीरे धीरे, टाइम के साथ जो है धीरे धीरे बहुत ही माइन्यूट चल रहा है, ठीक है भाई, धीरे धीरे जो है अलोंग द एक्स एक्सिस मूवमेंट दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है ये आपका जो है धीरे धीरे जो है इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद जो है ये आपका रिएक्शन यहां कंप्लीशन है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यहां पे क्या है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये धीरे धीरे आपका मूवमेंट कर रहा है, ठीक, ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है भाई। और इस कर्व को हम लोग सिग्मोइड कर्व कहेंगे, यानी ऑटो कैटलिस्ट का जो कर्व आ रहा है वो सिग्मोइड कर्व आ रहा है। टाइम के साथ धीरे धीरे जो है रेट क्या हो रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, और एक स्टेज पे आने के बाद वो क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जाए। तो जो ऑटो कैटलिस्ट के लिए कर्व आएगा वो कैसा आएगा, सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक स्टेज के बाद रिएक्शन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी या एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये है, ये थ्योरी जो है बेस्ड है वो ओल्ड, जो आपने पढ़ा ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी होता है, उसमें इसमें सब आ जाएगा वही चीज, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी और साथ ही साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का ये कॉम्बिनेशन है, इसको लिख दे रहे हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इनका जो है क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक। और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कैटलिस्ट की सरफेस को कैसे जो है यूज करते हैं, और फिर
यूज करने के बाद वो क्या क्या परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर प्रोडक्ट बनने के बाद वो कैसे जो है उसकी सरफेस को छोड़कर जो है यहाँ से रिमूव करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करें। ठीक, तो आइए देखते हैं। आपको मालूम है इट इन्वॉल्व फॉलोइंग 5 स्टेप्स। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप में होता है, तो हम एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं और समझते जो होता है। रिएक्टेंट गेट डिफ्यूज्ड, reactant get diffused towards the surface of catalyst, towards the surface of catalyst। यानी वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट जाते हैं और कैटलिस्ट की सरफेस पे जाते हैं। क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस पे फ्री वैलेंसी बहुत होगी, तो जहां पर भी उनको एडजस्टमेंट होता है उस फ्री वैलेंसी से जाकर के कैटलिस्ट अटैच हो जाता, सॉरी रिएक्टेंट अटैच हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट यही होगा, अभी दिखाएंगे डायग्राम के लिए, ये तो बताया ही है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ओड एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये कई स्टेप में होते हैं, 5 स्टेप। 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होते हैं। पहले क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब मूवमेंट करते हैं कैटलिस्ट की सरफेस की तरफ। ठीक, तो पहला तो बहुत सिंपल चीज है। और उसके बाद वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक्टिव साइट होती है कैटलिस्ट की, उनकी सरफेस पर जाकर के एडजॉर्ब होते हैं। ठीक, जैसे डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, हमारी तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं और आकर के हमारे स्किन पर अटैच्ड हो रहे हैं, आकर हमारे स्किन पर अटैच्ड हो रहे हैं। तो वो जो एक्टिव साइड है, जैसे हमारा रफ सरफेस अगर है, तो रफ सरफेस है तो इसके जो यहाँ पे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जो बैकेट स्पेस दिखाई दे रहे हैं, वहां पर डस्ट पार्टिकल आकर के अटैच्ड होंगे। अगर आप जानते हैं ऑयली सरफेस है, अगर ऑयली सरफेस में जो आपके बीच में पोर्स होते हैं उसमें डस्ट के पार्टिकल अगर अटैच्ड हो गए, वो ऑयल आपका निकलता नहीं है, तो वही जो है आपका पिंपल्स का जो है मतलब पिंपल्स का फॉर्मेशन होता है आपके चेहरे पे। तो अगर इसलिए हम लोग इसको ऑब्जर्व करें, तो जो एक्टिव साइट होता है, जहां एक्टिव साइट दिखाई देगा कैटलिस्ट पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाकर के एडजॉर्ब। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी सरफेस पे अब रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का टूटना, दोनों लगभग दिखाई देना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होगा, और बॉन्ड बन रहा होगा, टूट भी रहा होगा, ये या होने की संभावना होगी टूटने की। फिर उसके बाद जब ये इंटरमीडिएट बन गया, तो वही इंटरमीडिएट टूटेगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। जैसे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व का मतलब कैटलिस्ट की सरफेस का इस्तेमाल किया और कैटलिस्ट की सरफेस पे प्रोडक्ट बना, फिर ये निकल के चला जाएगा। तो ये डिसॉर्प्शन, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का अलग होना क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन। और उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट टेक्स प्लेस। और उसके बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट जो भी थे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। इस तरह से हम कैटलिस्ट ले लेते हैं। ठीक है भाई, टेक्स्ट बुक में आपका ऐसे डायग्राम दिया गया है, तो हम इसी तरह से बता दे रहे हैं। ये आपका कैटलिस्ट का एक्टिव साइट, जो ये बॉन्ड निकाले रहते हैं, ये जो बॉन्ड ऐसे निकाले रहते हैं इस तरह से, ये बॉन्ड एक्टिव साइट है भाई। ठीक है, और एक पीस आपने लिया हुआ है तो एक्टिव साइट दिखाई, कोई ना कोई कार्बन मिलेगा ही आपको। ठीक, ये फ्री वैलेंसीज है। ये क्या है, फ्री वैलेंसी है। ठीक, और ये कैटलिस्ट का सरफेस है। कैटलिस्ट का सरफेस है। अब आपने कहा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन है, ए और बी। ये आपके क्या है, रिएक्टेंट। अब ये डिफ्यूज होंगे किस, डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ
a reactant molecule towards the surface of catalyst, ये हो रहा है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। हो गया भाई। तो अगर हम लोग इसको यहां पे दिखाएं तो यहां पे ये जुड़ेंगे। अब देखिए ये अब यहां पे देखिए इस फ्री वैलेंसी से ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाकर के जुड़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है यहां पे इस तरह से बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है। ए जुड़े और यहां पे बी जुड़े। ठीक, ए और बी यहां पे जुड़ गया भाई। अब यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्मिंग लूज बॉन्ड्स, फॉर्मिंग लूज बॉन्ड्स। ये लूज बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मिंग लूज बॉन्ड्स। ठीक, अब आप देखिए, अब यहां पे सीधे सीधे अब आगे मूवमेंट करेगा। अब ये लूज बॉन्ड दिखाई दे रही, जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है? लूज बॉन्ड, डॉटेड दिखाया भाई। ठीक है, लूज बॉन्ड है। अब ये जो है अब इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो हमें तो ए बी प्रोडक्ट बनाना ना। प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो ए बी बनेगा। ए बी बनेगा तो ए और बी के बीच में बॉन्ड भी बनना चाहिए। तो अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, यहां भी बॉन्ड रहेगा, ए बी, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा, जिसे आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 और ये आपकी लूज वैलेंसी मतलब फ्री वैलेंसी हो गई। और ये आपका जो है ए और बी, इनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया। और जो बॉन्ड बना, अब इसको आप क्या कहेंगे? अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पे अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ये वाला हुआ, अकरेंस ऑफ, तीसरा स्टेप शायद हो गया भाई, केमिकल रिएक्शन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब इसके बाद क्या होगा? आपने चौथा स्टेप अगर याद हो, आपने कहा है डीजॉर्प्शन होगा। आपने वहां कहा है डीजॉर्प्शन होगा। डीजॉर्प्शन का मतलब अब ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, और टूटने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। यानी ए और बी अलग हो गया, और ये आपकी कैटलिस्ट की जो सरफेस है, गौर से देखिए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब ये प्रोडक्ट बन गया और ये कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा ये जो कैटलिस्ट का जो है एडजॉर्प्शन थियरी है, इसको हम लोगों ने नॉर्मली ऑब्जर्व किया। ठीक है भाई। ये कैटलिस्ट रीजनरेटेड इसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, रीजनरेटेड। Some important features explained by modern adsorption theory. Adsorption theory. Some important features explained by modern adsorption theory. ठीक, जैसे हमने आपसे कहा, पहला आपको याद होगा हमने कहा था एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी कैटलिस्ट की कैसे बढ़ती है? जब उसे फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, तो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो एफिशिएंसी पहला तो यही है, एफिशिएंसी ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, डिवाइडेड कैटलिस्ट। ठीक, जैसे हमने लिया, खुद समझिएगा, हमने आप यहां पे लिया, ये कैटलिस्ट का कोई एक बेड मतलब लंप है, जिसका जो क्या है, ये सरफेस ऑफ ब्लॉक ऑफ कैटलिस्ट है, सरफेस ऑफ ए कैटलिस्ट। उसको हमने लेंथ मान लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जो है हम लोगों ने थोड़ा ब्रोकन डाउन किया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ये ब्रोकन डाउन किया, ब्रोकन डाउन द कैटलिस्ट। और जो पार्टिकल की साइज है माइक्रोन हो गई, पार्टिकल की साइज, पार्टिकल साइज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, फिर इसको और किया हमने, इसको और छोटा किया, ये कर लिया, पार्टिकल और छोटा छोटा बना दिया, मतलब इसको और ब्रोकन डाउन कर दिया। ठीक है, और हमने अब कर दिया पार्टिकल की साइज, यहां पार्टिकल की साइज जो है वो हो गई 10⁻⁻7 मिली माइक्रोन, 10⁻⁻7 मिली माइक्रोन। ठीक, और आपको मालूम है जब आपने पार्टिकल को कैटलिस्ट को ब्रोकन डाउन किया, पार्टिकल की साइज 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने इसको लिया, फिर ये छोटा हुआ, तो आपको मालूम है लगभग 10,000 टाइम्स एफिशिएंसी कैटलिस्ट की बढ़ गई, 10,000 टाइम्स ऑफ efficiency of catalyst increases। increases 10,000 टाइम्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके अपेक्षा ये 10,000 गुना उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। सिर्फ क्या किया, इसी कैटलिस्ट को आपने थोड़ा सा ब्रोकन डाउन कर दिया। और अगर आप इसको जो है बढ़ा देते हैं, तो अगर इसको कर देते हैं तो यहां लगभग 10⁶ टाइम्स एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। 10⁶ टाइम्स एफिशिएंसी यहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब आप खुद इमेजिन करिए कि जैसे ही आपने पाउडर फॉर्म की तरफ मूवमेंट किया, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसका कारण क्या है, आप यहां पे देखिए, अभी तक ये सरफेस है इसका, ठीक, और ये इसकी फ्री वैलेंसी है, एक्टिव साइट है। अब यहां पे एक्टिव साइट की संख्या जो है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट कितने हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। नंबर ऑफ एक्टिव साइट इसी तरह से बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है, ये नंबर ऑफ एक्टिव साइट।
तो यहां पर नंबर ऑफ एक्टिव साइट देखिए, अब इसका एक्टिव साइट 1 2 3 4, एक स्फीयर का नंबर ऑफ एक्टिव साइट इसी तरह से इसके क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे। एक्टिव साइट की संख्या बढ़ रही है तो कैटलिस्ट की जो मतलब रिएक्टेंट के एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। और रिएक्टेंट के एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन और तेजी से होना शुरू करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैटलिस्ट आर मच मोर इफेक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम लोग कैटलिस्ट को ज्यादा इफेक्टिव कंसीडर करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स जो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज आर नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज, या कह सकते हैं और क्या, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड स्पेसिफिसिटी आप कैटलिस्ट को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके साथ। कैसे भाई? कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है, हर कैटलिस्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। इसका मतलब है कि वह रिएक्टेंट उसी कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहा है और एडजॉर्ब होने के बाद रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है। कोई दूसरा कैटलिस्ट अगर आप चाहें तो वो वहां पे इस्तेमाल करके और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है आप ऑब्टेन कर लें, तो ये संभव नहीं। तीसरा पॉइंट है कैटलिस्ट जो होता है रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास केमिकल कंपोजिशन। भाई यहां पे मास में कोई परिवर्तन आप ऑब्जर्व नहीं करें, कैटलिस्ट के मास में कोई भी ऑब्जर्वेशन मतलब आप जो है चेंज ऑब्जर्व नहीं करें। ठीक है भाई, क्योंकि कैटलिस्ट का सरफेस जो है आपने क्या कहा, अनचेंज इन मास केमिकल कंपोजिशन। तो अनचेंज इन मास में कैटलिस्ट जितना आपने यूज किया उतना यूज होना बाद में रिजनरेट भी होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी कोई चेंज नहीं होता है। और एंड इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट, और आपने कहा इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट, ये नहीं ज्यादा कैटलिस्ट है ज्यादा हो जाएगा रिएक्शन। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग जो भी बात कर रहे थे एक्शन ऑफ पॉइजन्स, एक्शन ऑफ पॉइजन्स, और प्रमोटर का तो पढ़ ही चुके हैं क्या करता है। एक्शन ऑफ पॉइजन्स, आपको मालूम है पॉइजन्स की बात कर रहे हैं, पॉइजन्स करता क्या है? अभी आपने कहा ना कि पॉइजन्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो पॉइजन्स यहां पे करेगा क्या? इस मॉडर्न एडजस्टमेंट थ्योरी में जो पॉइजनिंग सब्सटेंस है वो कैटलिस्ट के एक्टिव साइट को कवर कर लेगा, कैटलिस्ट के एक्टिव साइट को कवर कर लेगा। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और जब कैटलिस्ट की सरफेस का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन अपने आप क्या होगा, स्लो डाउन होगा। तो आइए इसी को लिखते हैं। ठीक है भाई, द एक्टिव साइट ऑफ द कैटलिस्ट, the active site of catalyst are covered by catalytic poisons, covered by catalytic poisons। ठीक है भाई, कैटालिटिक पॉइजन्स के द्वारा कवर्ड हो जाएंगे, और जब कैटालिटिक पॉइजन्स के द्वारा कवर्ड हो जाएंगे तो रिएक्टेंट के लिए कोई भी स्पेस लीव नहीं करेंगे, एंड लीविंग नो स्पेस फॉर reactant molecules to adsorb on the surface of
कैटलिस्ट। मतलब आपको कोई भी जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए सरफेस बचेगा ही नहीं, और इस वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। ठीक है, और इस वजह से आप मान सकते हैं कि जब एक्टिव साइट बचेगी नहीं, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होंगे नहीं, तो रिएक्शन की स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ये सब एक्टिव सेंटर है, एक्टिव सेंटर। ठीक, और इन सबको कौन कवर कर ले रहा है, कवर्ड बाय कैटालिटिक पॉइजन्स ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल can't adsorb on the surface ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल can't adsorb on the surface। और ये क्या है, ये कैटलिस्ट है, ये आपका कैटलिस्ट। ठीक है, तो कवर्ड बाय क्या हो गया, कैटालिटिक पॉइजन्स। तो ऑन द सरफेस हैंस रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट get adsorbed on the surface of कैटलिस्ट, तो भी रिएक्शन का रेट स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है भाई, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन फॉल्स, रेट ऑफ रिएक्शन फॉल्स is called auto catalytic poisoning। ऑटो कैटालिटिक पॉइजन, हमने क्या कहा, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें से कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कैटलिस्ट की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो फॉल हो जाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं ऑटो कैटालिटिक पॉइजनिंग। ऑटो कैटालिटिक पॉइजनिंग, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया फॉल्स। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस one of product get adsorbed on the surface of catalyst, on the surface of catalyst। ठीक है भाई, get adsorbed on the surface of catalyst, यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज करती है। उसका कारण क्या बताया आपने, कि जो हाइड्रोजन गैस है वो जाकर के सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो एक्टिव साइट को क्या कर लेगा, एंड कवर द एक्टिव साइट, एंड कवर द एक्टिव साइट ऑफ कैटलिस्ट, cover the active site of catalyst। Sometimes catalytic poisons is used to stop the reaction at desired स्टेप। जितनी जरूरत होगी आप रोक सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग दिखाने चल रहे हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या कहते हैं इसे, ऐसे क्लीन इथाइन है ये,
इसका हाइड्रोजिनेशन करिए तो ये एल्काइन है। एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन अगर आप करेंगे तो हमेशा जान लीजिए वो पहले तो एल्कीन में कन्वर्ट होगा, और अगर आपने इसे रोका नहीं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप किसमें, एल्केन में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लैटिनम जो भी यूज करते हैं ये अपने आप रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, कंटिन्यू, ठीक। लेकिन हमें रोकना है रिएक्शन एल्कीन स्टेप तक, हमें रिएक्शन रोकना है कहां तक, एल्कीन स्टेप तक, और हमें हमारा बन रहा है एल्केन, तो हमें यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन्स ऐड करना पड़ेगा। कैटालिटिक पॉइजन्स हम लोग यहाँ पे देखिए ऐड करें, निकेल और पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये कैटालिटिक पॉइजन्स है। अब जो है ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड HH, ये एल्कीन बन गया। रिएक्शन फर्दर कांट प्रोसीड, रिएक्शन फर्दर कांट प्रोसीड, ठीक है। अब ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि कैटालिटिक पॉइजन्स जो होता है ये रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसेस द कैटालिटिक एक्टिविटी, आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह का बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप इतना ही समझने का प्रयास करिए। अभी जहां जहां मौका मिलेगा तो एग्जाम्पल लेकर के बताया जाएगा आपको। तो इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे आप लोग ऑब्जर्व करा जाएगा। थैंक यू।